दोस्तों आज जीएसटी को 10 साल हो गए और इस मौके पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म था या भारत की इकोनॉमी को नए सिरे से जोड़ने वाला रिफॉर्म था। जीएसटी का असली महत्व इस बात में है कि इसने 17 अलग अलग टैक्सेस और 13 सेसेस को एक फ्रेमवर्क में समेटकर टैक्स ऑन टैक्स यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को कम किया और देश को एक कॉमन नेशनल मार्केट की दिशा में आगे बढ़ाया। जीएसटी की कहानी 2017 से बहुत पहले शुरू हो जाती है। इसकी जड़ें 1999-2000 के आसपास उस समय की हैं जब वाजपेयी सरकार ने इस इशू पर इंस्टीट्यूशनल वर्क और कमिटी बेस्ड डिस्कशंस शुरू करवाए थे, लेकिन स्टेट्स और सेंटर के बीच कंसेंसस बनना आसान नहीं था। फिर 2014 में 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में मंजूरी मिली और रेटिफिकेशन के बाद ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 बना और यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्निंग पॉइंट था जिसने जीएसटी को सिर्फ एक आइडिया ही नहीं बल्कि लागू होने लायक कानून बनाया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी फॉर्मली लागू हुआ और रिपोर्ट्स ने इसे पथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन फॉर न्यू इंडिया के रूप में डिस्क्राइब किया। ये क्रेडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट गवर्नमेंट्स को एक कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पर सहमत कराना आसान नहीं था। जीएसटी काउंसिल इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रतीक बनी जहां सेंटर और स्टेट्स मिलकर के रेट्स, एग्जाम्पशंस, थ्रेशोल्ड और प्रोसीड्यूरल इश्यूज पर फैसले लेते हैं। जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक पूरा जाल था। सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, वीएटी, सीएसटी, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरीज रिलेटेड टैक्स और कई सेसेस। इस सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत कास्केडिंग टैक्स की थी, यानी टैक्स पर टैक्स लगना। जीएसटी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म के जरिए इस समस्या का समाधान किया और टैक्सेशन को वैल्यू एडिशन पर शिफ्ट कर दिया। सीबीआईसी के अनुसार जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी टैक्स उस जगह कंज्यूम होने वाला गुड्स और सर्विसेज पर लागू होता है जहां फाइनल कंजम्पशन होती है और यहीं से सप्लाई चेन वाली कहानी शुरू हो जाती है। आज सप्लाई चेन देखने में शायद बहुत आसान लगता है, लेकिन जीएसटी से पहले राज्यों की सीमाओं पर चेक पोस्ट और पेपरवर्क, मल्टीपल फॉर्म्स और डिलेज आम थे। जीएसटी ने इंटरस्टेट मूवमेंट को ज्यादा सीमलेस बनाया क्योंकि अब गुड्स मूवमेंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स फ्रेमवर्क में ट्रैक होने लगा। इसका प्रैक्टिकल असर यह हुआ कि ट्रकों का बेवजह रुकना कम हुआ, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग बेहतर हुई और कंपनीज ने अपनी वेयरहाउस स्ट्रेटेजी को राज्य स्तर की टैक्स बाउंड्रीज के बजाय डिमांड और एफिशिएंसी के हिसाब से रीडिजाइन करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि जीएसटी को लॉजिस्टिक्स रैशनलिज्म का भी रिफॉर्म कहा जाता है। कृषि और पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए भी ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था। पहले अलग अलग स्टेट्स फॉर्म्स और लोकल बैरियर्स मूवमेंट्स को मुश्किल बनाते थे, जिससे फार्मर्स और ट्रेडर्स और एग्रीगेटर्स को फ्रिक्शन झेलनी पड़ती थी। जीएसटी ने इस फ्रिक्शन को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, लेकिन इंटरस्टेट मूवमेंट को पहले से ज्यादा स्मूथ और प्रेडिक्टेबल जरूर बनाया। यही कारण है कि एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स में भी जीएसटी का इनडायरेक्ट बट मीनिंगफुल इंपैक्ट माना जाता है। जीएसटी का एक और बड़ा असर फॉर्मलाइजेशन पर पड़ा। जब कारोबार इनवॉइस बेस्ड, डिजिटल, रिटर्न लिंक और ट्रेसिएबल हो जाता है तो इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम में आता है। गवर्नमेंट अपडेट्स के अनुसार जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की संख्या लॉन्च के बाद लगातार बढ़ी है और टैक्स बेस वाइडर हुआ है। इसका मतलब यह है कि कारोबार अब ज्यादा विजिबल है, पॉलिसी मेकिंग ज्यादा डेटा बैक्ड हो गई है और कंप्लायंट बिजनेस को रिलेटिवली एडवांटेज मिलने लगा है। रेवेन्यू नंबर्स इस बदलाव को और मजबूत करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रहा, जो 9.4% सालाना वृद्धि थी। ये सिर्फ फिस्कल नंबर नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि जीएसटी फ्रेमवर्क ने कंप्लायंस, बेस वाइडनिंग और डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए एक बड़ा और अधिक फॉर्मल टैक्स इकोसिस्टम खड़ा किया। जीएसटी सिस्टम समय के साथ रेवेन्यू ब्यूएंसी बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। जीएसटी रोल आउट के बाद बिजनेस को रिटर्न फिलिंग, क्लासिफिकेशन इश्यूज, पोर्टल ग्लिचेस, रिफंड डिलेज और कंप्लायंस बर्डन जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ी। एमएसएमईज के लिए यह खासतौर पर मुश्किल था क्योंकि अचानक डिजिटल कंप्लायंस कल्चर अपनाना पड़ा। सरकार ने समय के साथ सिस्टम को सिंप्लीफाई किया। क्वार्टरली रिटर्न्स ऑप्शंस, कंपोजिशन स्कीम्स, ई वे बिल सिस्टम, ई इनवॉइसिंग, पोर्टल इंप्रूवमेंट्स और प्रोसीड्यूरल रिलैक्सेशंस के जरिए पिछले वर्ष और खासकर 2025 में रिफॉर्म की दिशा और तेज हुई। सरकार ने कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, फास्टर रिफंड्स और एआई डेटा इंटीग्रेशन को नेक्स्ट फेज के रूप में आगे बढ़ाया। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जीएसटी डेटा एनालिटिक्स और एआई टूल्स के जरिए रिफंड स्पीड, रिस्क डिटेक्शन और कंप्लायंस एफिशिएंसी बेहतर करने पर काम कर रही है। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए फ्रिक्शन कम हो, मैनुअल इंटरवेंशन घटे और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा प्रिसाइज बने। 2025 की जीएसटी रिफॉर्म्स मीटिंग भी इसी दिशा का हिस्सा थी। रिपोर्ट्स के अनुसार नए रिफॉर्म्स का मकसद कॉमन मैन को राहत देना, बिजनेस के लिए ईज बढ़ाना और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना था। जीएसटी अब सिर्फ कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है।
यानी रिफॉर्म्स का फोकस अब कितना टैक्स से ज्यादा कितनी आसानी से टैक्स पर है। तो अगर इस पूरी 10 साल की यात्रा को एक लाइन में कहें तो जीएसटी ने भारत के फ्रेगमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को एक इंटीग्रेटेड मार्केट फ्रेमवर्क में बदला, सप्लाई चेन्स को ज्यादा स्मूथ किया, फॉर्मलाइजेशन को तेज किया और कंप्लायंस को डिजिटल एरा में धकेल दिया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसने सेंटर और स्टेट्स को एक साझा आर्थिक मंच पर ला खड़ा किया। आज जीएसटी के 10 साल बाद भी जर्नी खत्म नहीं हुई है। अगला फेज स्मार्टर कंप्लायंस, फास्टर रिफंड्स, सिंपलर स्लैब्स और एआई इनेबल्ड एडमिनिस्ट्रेशन का होगा और यही जीएसटी की सबसे बड़ी ताकत है। ये रिफॉर्म स्थिर नहीं रहता बल्कि समय के साथ खुद को एडजस्ट करता रहता है। दोस्तों, अब इस विषय पर आपके क्या ख्याल हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।